हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा लाइन एंड प्लेन पे लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, ठीक है। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक इक्वेशन डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ इक्वेशन में से एक इक्वेशन नंबर 3 हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई प्लेन 3 पॉइंट से पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोगों ने वो वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, ठीक है ना। उसके जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और जो हमने उसके न्यूमेरिकल उस टॉपिक पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, आई होप कि आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो यही टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अब आते हैं हमारे फोर्थ थ्योरम पे, ठीक है। आपको पता है ना, 3 डिफरेंट सिचुएशन पे हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं फोर्थ सिचुएशन, जिसको हम लोग थ्योरम नंबर 4 कह देते हैं कि वो क्या है, थ्योरम नंबर 4 है। तो थ्योरम नंबर 4 क्या है, जैसे कि एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, एक प्लेन आपको दिया है, ये एक्स एक्सिस या फिर इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, ये हो गया आपकी वाई एक्सिस और ये हो गया आपकी जेड एक्सिस, ठीक है। और ये क्या है, ओरिजिन। अब सिचुएशन क्या दी रहेगी उसको देखो ध्यान से। ये एक अलग सिचुएशन है, मतलब आप समझ गए होंगे कि अलग अलग सिचुएशन के लिए हम लोग डिफरेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तक 3 डिफरेंट सिचुएशन के लिए हमने 3 प्लेन से डिस्कस कर लिए। अब हमें क्या बोला गया कि एक प्लेन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल p, ठीक है। ओ एन क्या है, ओ एन एक डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ एन, जिसको हमने किससे दिखाया, p से रिप्रेजेंट किया, जिसको हमने p से रिप्रेजेंट किया है। बस यही एक चीज गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं दिया है। मतलब आपको क्या बोला गया, एक प्लेन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, p। तो इस प्लेन का इक्वेशन होता है, इस प्लेन का इक्वेशन वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल्स टू p। ये इस प्लेन का इक्वेशन है, वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल्स टू p, ठीक है। तो मैं पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। ये जो इक्वेशन आपको दिखा ना, वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल्स टू p, इसको नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, ओके। इसको नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन whose perpendicular distance from origin is p, whose perpendicular distance from origin is p is वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल्स टू p, ठीक है। ये क्या है, उस प्लेन का इक्वेशन, इस प्लेन। तो क्या चीज गिवन दी है यहाँ पे सिर्फ इतना बोला कि एक प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, p है। तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल्स टू p। अब ये आया कैसे है वो देखते हैं, इसका प्रूफ। अब देखो, ये जो है OP की लेंथ मुझे पता है, OP की लेंथ क्या है, P है। अगर मैं इसको कह दूं कि इसकी डायरेक्शन है, आपको पता है डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर के कंसेप्ट में हमने सीखा है कि यूनिट वेक्टर लगाना मीन्स डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो वेक्टर OP होगा, ये जो वेक्टर ON, ये n है ना, यहाँ पे जो पॉइंट है n है, तो वेक्टर, अब देखो पहले तो इसके हमें लेंथ पता थी, लेंथ कितनी थी p। अब मैंने इसको क्या बता दिया कि इसकी डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर। तो लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड है p, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या मिल गया, वेक्टर ON मिल गया। ये क्या मिल गया, वेक्टर ON। तो चलो वेक्टर ON हमें पता चल गया, वेक्टर ON कितना, p इंटू यूनिट वेक्टर n। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये देखो O से N की जो डिस्टेंस है वो कितना है, P है, और इसको मैंने क्या दे दिया, डायरेक्शन दे दिया। डायरेक्शन देना मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, तो मैंने P को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो मुझे क्या मिल गया, वेक्टर ओ एन मिल गया, तो वेक्टर ओ एन आ गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एनी पॉइंट पी लेते हैं, आपको याद होगा। अब ये पी पॉइंट और ये पी अलग चीज़ है, ठीक है ना, ये पी क्या है, लेंथ है, और ये पी क्या है, इस पे पॉइंट है। तो मैं क्या इसको किसी और से दिखा दूँ, चलो आर से दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है आर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर। तो हम लोग बोल देते हैं कि लेट आर बी द, आर एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, बी द एनी पॉइंट, द एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, एनी पॉइंट ऑन दी प्लेन। आर क्या है, एनी पॉइंट है, कहाँ पे, प्लेन पे। अच्छा, ये एन कहाँ पर है, ये पॉइंट भी प्लेन पे ही है, आर कहाँ पर है, ये पॉइंट भी प्लेन पे है। तो ये जो हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट कहाँ पर रहेंगे, प्लेन पे रहेंगे। तो ये जो वेक्टर थे, अगर मैं इसको बोल दूँ वेक्टर, अब क्या करें, अब मुझे डायग्राम में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो वेक्टर ओ एन है, ये जो वेक्टर ओ एन है, ये वेक्टर एन पी को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। तो वेक्टर ओ एन परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन पी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखो डायग्राम में आप दिखाई दे रहे होंगे कि वेक्टर ओ एन वेक्टर एन पी को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एन पॉइंट प्लेन में है, आर पॉइंट भी प्लेन में है, तो वेक्टर एन पी कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन में लाई कर रहा है। और ये जो वेक्टर ओ एन है वो प्लेन को कैसा, परपेंडिकुलर है। वेक्टर ओ एन वेक्टर एन पी को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर ओ एन और वेक्टर एन पी का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आ जाएगा। वेक्टर ओ एन और वेक्टर एन पी का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। ओके, वेक्टर ओ एन देखो हमने निकाला है, वेक्टर ओ एन क्या निकाला, p इंटू यूनिट वेक्टर n डॉट वेक्टर एन पी कैसे निकालेंगे, अच्छा एन पी नहीं एन आर, वेक्टर एन आर कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर एन आर कैसे निकालेंगे, पहले तो ये बात समझो कि आप वेक्टर ए बी को वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिख सकते हो, ये हमने बेसिक वेक्टर में पढ़ के रखा है। वेक्टर बी यानी क्या, वेक्टर ओ बी होता है। वेक्टर ए यानी क्या, वेक्टर ओ ए होता है। यानी कि वेक्टर ए बी को मैं वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए लिख सकता हूँ। तो क्या फिर मैं वेक्टर एन आर को वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओ एन लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है ना। ओके, सो फिर आगे, सो यूनिट पी इंटू यूनिट वेक्टर एन डॉट वेक्टर ओ आर क्या है, वेक्टर ओ आर मतलब आर का पोजीशन वेक्टर ओ से कितना है, वेक्टर आर है, माइनस वेक्टर ओ एन क्या है, वेक्टर ओ एन है p इंटू यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैं पहले ये p यूनिट वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ किसके साथ, वेक्टर r के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर r का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, p यूनिट वेक्टर n के साथ, फिर माइनस, अब ये देख लो p यूनिट वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, p यूनिट वेक्टर n के साथ। तो p डॉट p तो p स्क्वायर हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर n डॉट यूनिट वेक्टर n, सो यूनिट वेक्टर n डॉट यूनिट वेक्टर n कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो वेक्टर r डॉट p यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू कितना आ गया, p स्क्वायर। अच्छा देखो एक p क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू p। तो ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, तो सिर्फ अपने को क्या ध्यान रखना है कि अब इसका यूज़ कब करना है, इसका यूज़ कब करना है, जब हमें बोला जाए कि एक प्लेन है जिसका आपको वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है और उसका ओरिजिन से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा, ठीक है ना, ओरिजिन से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा, तो आप बस डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू p। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ये जो इक्वेशन आ गई इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म में ना, इसलिए वेक्टर फॉर्म या वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, तो r क्या है, r एनी पॉइंट है, तो एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x y z होते हैं, एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z। तो वेक्टर r क्या हो जाएगा, वेक्टर r हो जाएगा x i प्लस y j प्लस z के हो जाएगा वेक्टर r, ठीक है ना। वेक्टर r क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अच्छा, यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में आपको पता है, यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में क्या होता है हमेशा, डायरेक्शन कोसाइन, यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में डायरेक्शन कोसाइन होता है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग में हमेशा डायरेक्शन कोसाइन। अब रखो देखो
अब इसमें रख दो तो वेक्टर आर और यूनिट वेक्टर एन का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर आर मतलब क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका डॉट किसके साथ, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पी। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, आई का कंपोनेंट एल है, आई का कंपोनेंट एक्स है, तो ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू पी। ये क्या मिल गया अपने को, कार्टेशियन फॉर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें एल एम एन क्या है, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, किसके अलोंग में, परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग में, पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड तो एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दो चीज़ें, दो इक्वेशन हमें पूछ सकते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म या तो फिर कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल अपने को इस थ्योरम के अंदर क्या ध्यान रखना है कि अगर मुझे बोला जाए कि एक वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करो एक प्लेन का जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ गिवन है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू पी। है तो कोई प्रॉब्लम, ओके ठीक है। तो अभी का थ्योरम समझ में आ गया, क्या है थ्योरम, थ्योरम क्या कहता है, एक बार सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखो कि एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, और ये आपके पास का एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, पी है। ठीक है, तो इस प्लेन का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू पी। और कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू पी। बस अपने को ये दो चीज़ ध्यान रखनी है, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। या तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। सो नोट वन क्या कहता है कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू क्यू is also represent a plane, ठीक है। वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू क्यू भी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्लेन को ही रिप्रेजेंट करता है। अब ये आया कैसे, तो इसको देखो, ये वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू पी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने बोला कि इस प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू पी। अब देखो, अगर मेरे पास ये दिया है वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू क्यू दिया है, सो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन, इधर मैं इसको मॉड ऑफ वेक्टर एन से डिवाइड कर रहा हूँ और ये भी क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन से डिवाइड कर रहा हूँ। दोनों तरफ मैंने किससे डिवाइड किया, मॉड ऑफ वेक्टर एन से डिवाइड किया। तो ये आर वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन होता है यूनिट वेक्टर एन, ठीक है। और q अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन होता है p विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे q क्या है, q एनी रियल नंबर है, q इज एनी रियल नंबर, q क्या है, एनी रियल नंबर। और p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा डाउट ये आएगा कि q अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n, ये p कैसे बन गया। तो इसी चैप्टर के जब एंड में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि q अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन p कैसे होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमें क्या बोला गया कि वेक्टर r डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू क्यू, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई में ये प्लेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, तो हमने क्या किया, वेक्टर r डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू क्यू, इसको दोनों तरफ मॉड ऑफ वेक्टर एन से डिवाइड कर दिया। वेक्टर r डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन कितना बनता है, यूनिट वेक्टर, और q अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन होता है p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट अ प्लेन, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन। तो ये आया कहाँ से, यहीं से आया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू क्यू, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फिर सेकंड नोट हम ये बोल सकते हैं कि फिर p और q का आपस में रिलेशन क्या है, तो p इज इक्वल्स टू, देखो क्या हो रहा है, p किसके बराबर में, q अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n के बराबर में, ठीक है।
वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू क्यू, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। p और q का आपस में क्या रिलेशन है, p इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। p क्या है, p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन एंड q क्या है, q इज एनी रियल नंबर। थर्ड पॉइंट देख लो, थर्ड पॉइंट। अच्छा, वेक्टर के अलॉन्ग में क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग में होते डायरेक्शन रेशियो ai प्लस bj प्लस सी के। किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग में डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ऑलरेडी ये बात हमने डिस्कस करके रखी है। वेक्टर आर क्या होता है, वेक्टर आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये होता है वेक्टर आर। तो अगर मैं वेक्टर एन और वेक्टर आर को इसमें रख दूं तो वेक्टर आर और वेक्टर एन का डॉट प्रोडक्ट आएगा। वेक्टर आर और वेक्टर एन का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, क्यू। इसे हम लोग कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ठीक है, तो फिर अब बात आती है कि सर वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू पी, इसमें एंड वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू क्यू, इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्क क्या है कि इसमें जो P है ये क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और Q क्या है, Q एक रियल नंबर है। अच्छा, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये क्या काम करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। और ये क्या है, वेक्टर n है, जिसको हम लोग नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो फिर बात आती है कि सर ये यूज किया जाए कि ये यूज किया जाए, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल है। ये गिवन है तो ये यूज करेंगे, इसका डाटा गिवन है तो ये यूज करेंगे, बट दोनों है क्या, प्लेन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी। और इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, इस प्लेन का Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म। Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी कैसा है ये समझा। ठीक है, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, Ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू क्यू, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप उसका टेंशन मत लो। ठीक है, ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अपने को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब P फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो दिया है ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन 5x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7। ओके, हमें क्या निकालना है, P, आपको याद है ना, P निकालना है, P फाइंड आउट करना है। अब P कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले तो ये कौन सा फॉर्म दिया है, कार्टेशियन फॉर्म दिया है, तो इसको कंपेयर करते हैं। इसको क्या करते हैं, कंपेयर, किसके साथ कंपेयर करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू क्यू के साथ। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू क्यू के साथ। तो a कितना आ गया, a आ गया 5, b कितना आ गया -1, c कितना आ गया 2 और q कितना आ गया 7। a आ गया, b आ गया, c आ गया। अच्छा, a b c क्या है, डायरेक्शन रेशो। a b c क्या है, डायरेक्शन रेशो, किसके अलॉन्ग में होते हैं, वेक्टर n के अलॉन्ग में, वेक्टर n के अलॉन्ग में होते हैं ना, 5i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, तो फिर इसका मॉड कितना आएगा, इसका मॉड अगर निकालते हैं तो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो मॉड ऑफ वेक्टर n कितना आ गया आपके पास 30। मॉड ऑफ वेक्टर n कितना आ गया 30। तो p कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया कि q अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n इज इक्वल्स टू होता है p, याद है। अच्छा, याद है ये कैसा आया, ये आया है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू q। ठीक है, इसको फिर हमने क्या किया था, दोनों तरफ मॉड ऑफ वेक्टर n से डिवाइड किया था, तो ये होता है q अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। सो वेक्टर r डॉट, इसे हमने नाम दिया था यूनिट वेक्टर और इसे कहा था p, यानी p किसके बराबर में है, p होगा q अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n के बराबर में। तो p इज इक्वल टू q कितना आया आपके पास, q आया 7 और मॉड ऑफ वेक्टर n कितना आ गया, √30। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p अपॉन √30 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं तो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। देखो, थ्योरी पार्ट अगर आपका क्लियर है तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो
तो जो थ्योरी पार्ट में जो कुछ भी कमियां रह जाती है वो भी पूरी हो जाती। कभी कभी होता है ना कि थ्योरी पढ़ते लेकिन थ्योरी हमको 90% समझ में आती लेकिन 10% समझ में आती, कहीं ना कुछ डाउट रह जाता है। लेकिन जब हम उसी के बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते हमें वो जो बचा हुआ पार्ट है जो नहीं समझा था थ्योरी का वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल लेने का मकसद जो है यही है कि जो आपको थ्योरी में मुझे पता है थ्योरी में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको डाउट रहा होगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा बाय यूजिंग न्यूमेरिकल का यूज करके वो डाउट अपन क्लियर कर लेते हैं। क्या बोला, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ 35 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये प्लेन हो गया। तो इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 35 है, 35 यूनिट है। तो हम आपको याद है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से, फ्रॉम ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर। और ये जो प्लेन है वो एक वेक्टर को कैसा नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो प्लेन है ये प्लेन ये एक वेक्टर को कैसा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर एन। बात समझ पा रहे हो ना, परपेंडिकुलर वेक्टर को हम वेक्टर एन से दिखाते हैं। तो ये जो दिया है ये क्या है, बेसिकली वेक्टर एन है, 2i + j - 2k। ठीक है, अब देखो अब सवाल क्या आता है कि हमारे पास डाटा क्या गिवन है, गिवन डाटा हमें दिया है p कितना है 35 यूनिट, p कितना है 35 यूनिट, वेक्टर n कितना है, वेक्टर n है 2i + j - 2k। अब अगर आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n = p, अगर ये यूज करना चाहते हो तो p तो पता है लेकिन यूनिट वेक्टर n नहीं पता, तो यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। अगर आप सेकेंड वाला यूज करना चाहते हो, वेक्टर r डॉट वेक्टर n = q, तो वेक्टर n पता है लेकिन q नहीं पता। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं डाटा अगर आपको फर्स्ट यूज करना है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ गिवन नहीं दिया है, ये सेकंड वाले का कोई ना कोई पार्ट गिवन नहीं दिया हुआ। तो डिसाइड कर लो कि कौन सा यूज करना है। मेरे ख्याल से आप सेकंड यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, सेकंड वाला यूज कर लेते हैं। तो क्यू निकालते आना चाहिए। अच्छा, क्यू कैसे निकालते हैं, क्यू अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले कि p = क्या होता है, q अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। p = क्या होता है, q अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n हो जाता है। तो q = क्या हो जाएगा, q हो जाएगा फिर p इंटू मॉड ऑफ वेक्टर n। सो q = p कितना दिया है, p हमें दिया है 35, p हमें दिया है 35। अच्छा, वेक्टर n का मॉड कैसे निकालेंगे, वेक्टर n का मॉड निकालते हैं √2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 - 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा q = 35 इंटू ये कितना देगा 3, ये कितना देगा 3, तो 35 3 सा ये कितना था, 35 3 सा 105, कितना हो गया 105। बस q पता चल गया, q को रख देते हैं। सो वेक्टर r डॉट वेक्टर n, वेक्टर n कितना है हमारे पास 2i + j - 2k = q कितना आ गया 105। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अच्छा आप चाहते हैं तो आप पहले वाले का भी यूज कर सकते थे। फर्स्ट वाले का यूज करने के लिए हमें किसकी जरूरत गिरती, यूनिट वेक्टर n की जरूरत गिरती। तो यूनिट वेक्टर n आप निकाल सकते थे। यूनिट वेक्टर n कैसे निकालते हैं, वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n से। तो वेक्टर n आपके पास था, मॉड ऑफ वेक्टर n निकाल लो तो आपका यूनिट वेक्टर n निकल जाएगा। यूनिट वेक्टर n निकल जाएगा, इक्वेशन 1 में रखते हैं तो आंसर मिल जाता। तो आंसर दोनों तरीके से जाओगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है ना, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया है। जो भी थ्योरी में आपको कमियां नज़र आ रही थी, जो भी आपको लग रहा था कि मुझे थोड़ा बहुत पार्ट नहीं समझा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आई होप कि आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, ओके। अब तक हमारे 4 इक्वेशन ऑफ प्लेन डिस्कस हो गए। 4 इक्वेशन ऑफ प्लेन्स का मतलब क्या, डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, एक लास्ट सिचुएशन हम लोग देखने वाले, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि थ्योरम नंबर 5 है करके, थ्योरम नंबर 5। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through, equation of a plane passing through intersection of
passing through intersection of two planes vector r dot vector n1 is equals to q1 and vector r dot vector n1 vector n2 is equals to q2 is vector r dot vector n1 plus lambda vector n2 is equals to q1 plus lambda q2। ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं, ये सिचुएशन क्या है, ये क्या सिचुएशन है कि दो प्लेन है हमारे पास। जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ये पहला प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन है वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल्स टू q1, ये पहला प्लेन है। ठीक है, जितने भी प्लेन्स है ना, अब तक आपने जितने भी चारों प्लेन्स डिस्कस किए ना, वो फाइनली जाके सब इसी में कन्वर्ट होते हैं, वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल्स टू q1 के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और मान लो एक सेकेंड प्लेन है, जैसे ये सेकेंड प्लेन हो गया, ये सेकेंड प्लेन है वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल्स टू q2, ये सेकेंड प्लेन है, ये प्लेन 1 हो गया और ये प्लेन 2 हो गया। दोनों प्लेन क्या हो रहे हैं, एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों प्लेन एक लाइन पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, एक थर्ड प्लेन पास हो रहा है, यहाँ से एक थर्ड प्लेन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। मान लो ये थर्ड प्लेन ये है कुछ, ठीक है ना। आई होप आप सिचुएशन समझ पा रहे हो कि ये यहाँ पे ये जो गिवन प्लेन है प्लेन 1 और ये प्लेन 2 ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से क्या हो रहा है, एक थर्ड प्लेन पास हो रहा है। ठीक है ना, एक थर्ड प्लेन पास हो रहा है। इस थर्ड प्लेन का इक्वेशन है ये वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्बडा वेक्टर n2 इज इक्वल्स टू q1 प्लस लैम्बडा वेक्टर q2। ठीक है, अपने को बस ये याद रखना होता है और याद रखना बहुत सिंपल है। ठीक है ना, वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्बडा वेक्टर n2 इज इक्वल्स टू q1 प्लस लैम्बडा q2। ठीक है, ये हो गया। तो ये कौन से फॉर्म में लिखा है, ये है वेक्टर फॉर्म में लिखा। कौन से फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में मान लो ये जो पहला प्लेन है इसका कार्टेशियन फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू q1। मैं a1 b1 c1 q1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सेकेंड प्लेन भी तो है इस। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू q1 और सेकेंड प्लेन का a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू q2। तो ये जो थर्ड प्लेन है, थर्ड प्लेन इसका कार्टेशियन फॉर्म होता है, बहुत सिंपल है याद रखना। फर्स्ट प्लेन लिख लो पहले, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस q1, ये फर्स्ट प्लेन लिख लिया, q1 को इधर लेके आएगा माइनस q1 प्लस फिर लैम्बडा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस q2 इज इक्वल्स टू 0। ये रहेगा रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन। कौन से फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, अब ये लैम्बडा फाइंड आउट करने के लिए कुछ हमारे पास सिचुएशन होती है, तो वो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे समझ जाएंगे। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो उनको इक्वेशन ऑफ प्लेन पे डायरेक्ट 4 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन देना है तो वो नॉर्मली इसी पे देंगे, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन को डिजर्व करता है। मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लेवल का क्वेश्चन अगर कोई किसी टॉपिक पे बनेगा तो वो इसी पे बनेगा। मतलब इससे पहले जो चारों टॉपिक पे क्वेश्चन बनेंगे वो हार्डली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए बनेंगे। ठीक है, तो ये इस पे प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो क्या है, ये कंडीशन क्या है कि दो प्लेन हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं और थर्ड प्लेन वहाँ से पास हो रहा है। तो थर्ड प्लेन का वेक्टर फॉर्म क्या रहेगा, थर्ड प्लेन का वेक्टर फॉर्म वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्बडा n2 इज इक्वल्स टू q1 प्लस लैम्बडा q2। और थर्ड प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म तो याद कैसे रखना, फर्स्ट प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म प्लस लैम्बडा सेकंड प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आप बहुत सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ प्लेन ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब इस टॉपिक पे भी कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। समझ में ये आना है कि लैम्बडा कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लैम्बडा फाइंड आउट करना। ठीक है, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी टॉपिक पे। ओके, चलो ये एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, तो इससे आपको ये जो इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स वाला टॉपिक है ये और अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x plus 2y minus z plus 1 equals to 0 and
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड द पॉइंट 2 to 1। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास ये पहला प्लेन हो गया, ये फर्स्ट प्लेन, ठीक है, ये हो गया सेकेंड प्लेन, ये प्लेन 1, ये प्लेन 2, और ये हो गया रिक्वायर्ड प्लेन, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड प्लेन। तो ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, जहाँ पर ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यही प्लेन एक पॉइंट से भी पास हो रहा है, और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 2 1। ठीक है, क्या क्या चीज़ें दी है कि जिस प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है वो दो प्लेन एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से पास हो रहा है और एक पॉइंट से भी पास हो रहा है, पॉइंट ए। ठीक है, चलो देखते फिर। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो मैंने आपको क्या याद रखने के लिए कहा था, ये देखो ये कौन सा फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम फर्स्ट प्लेन लिखते हैं 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 1, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्बडा। फिर सेकेंड प्लेन लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्बडा, सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या मिल गया हमें, इस रिक्वायर्ड